हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल P1 मैथमेटिक्स पर। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करेंगे, जो गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय पर आधारित है। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। दोस्तों, इस प्रश्न में 4 बहुपद दिए गए हैं और हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से किस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड है। तो दोस्तों, गुणनखंड का मतलब पहले हम लोग संख्याओं के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 12 है। अब दोस्तों, जिन जिन संख्याओं के गुणनफल से हम लोगों को 12 प्राप्त हो जाएगा, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, इस 12 का एक गुणज या गुणनखंड कहेंगे। जैसे 2 गुणे 6 यदि हम करते हैं तो 6 दूनी 12 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, 2 और 6 दोनों ही इस 12 का एक गुणनखंड कहलाएगा। अब दोस्तों, यदि 2 इस 12 का गुणनखंड है तो 2 से यदि हम लोग क्या करते, इस 12 में भाग करें तो 6 बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा, 0। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि 6 इस 12 का एक गुणनखंड है तो 6 से इस 12 में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 6 दूनी 12 और शेषफल 0 आ जाएगा। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से यदि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो x+1 से यदि हम लोग इस बहुपद में भाग दें और शेषफल 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि इस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड है। और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तब हम कहेंगे कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हम लोगों को शेषफल निकालना है। अब दोस्तों, शेषफल 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो सिंपल भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। यदि x+1 से इसमें हम लोग बीजगणितीय विधि से भाग दें और तब शेषफल देखें। दोस्तों, दूसरा तरीका है शेषफल प्रमेय, जो कि हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था। तो दोस्तों, शेषफल प्रमेय क्या था, यदि हमारे पास कोई बहुपद px हो और इसे किसी रैखिक बहुपद जैसे x माइनस a से भाग दिया जाए, तो दोस्तों जो शेषफल होता था वो क्या होता था, pa होता था। pa को हम लोग क्या कहते थे, शेषफल कहते थे। और ये कैसे ज्ञात किया जाता था, तो सबसे पहले जिससे भाग देना होता था, जैसे यहाँ पर x माइनस a से भाग देना है, तो इसे हम लोग क्या कर देते थे, 0 के बराबर कर देते थे और यहाँ से x का मान ज्ञात करते थे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, a। अब x का मान इस बहुपद में, इस दिए गए बहुपद में जिसमें भाग देना है उसमें रखते थे हम लोग। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, a। क्यों, क्योंकि x बराबर a आया है, तो यही शेषफल हो जाता था। सेम यही प्रक्रिया दोस्तों हम लोग शेषफल प्रमेय द्वारा यहाँ पर शेषफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। और दोस्तों, x+1, क्योंकि यहाँ पर x+1 से भाग देना है, तो यहाँ पर x+1 बराबर 0 लेने पर यहाँ पर लिखेंगे x+1 बराबर 0 लेने पर। अब दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर x-1 बराबर 0 करके हम लोगों ने x का मान ज्ञात किया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार। इस दिए गए बहुपद में, यानी जो बहुपद है उस बहुपद को लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस x+1। इस बहुपद में x के जगह पर हम लोगों को क्या रखना है, -1 रखना है। तो x का क्यूब है तो इसका मतलब -1 का क्यूब, प्लस x² है तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस x है तो इसका मतलब प्लस गुणते -1 प्लस 1। अब दोस्तों, इसे सॉल्व करना है तो जब माइनस के पावर कोई विषम संख्या होता है तो उसका मान माइनस में आता है। अब 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा -1। अब दोस्तों, -1 पे पावर सम संख्या है तो ये हो जाएगा +1। और दोस्तों, प्लस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस। और 1 है तो 1 हो जाएगा, लास्ट में +1 है तो +1 लिख देंगे दोस्तों। अब दोस्तों, -1 ये हो जाएगा -2 और +1 ये हो जाएगा +2। अब दोस्तों, -2 + 2 ये कटकर क्या हो जाएंगे, 0। तो दोस्तों, यहां पर क्या हो गया, शेषफल 0 के बराबर आ गया। तब हम कहेंगे
चूंकि शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए x+1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों, यदि शेषफल 0 आ गया तब x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को हल करेंगे। तो दोस्तों, पुनः वही प्रक्रिया करेंगे। यहां भी क्या लिखेंगे, x+1 बराबर 0 लेने पर। हमने दोस्तों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस बहुपद में भी x+1 से भाग देना है। तो जिससे भाग देना था, यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, उसे बराबर 0 किया था। तो यहां भी वही चीज करेंगे, x+1 बराबर 0 लेने पर, और x का मान क्या हो जाएगा, -1। अब दोस्तों, यहां पर पुनः वही लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार। जो बहुपद है क्या है, x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस x+1। अब x के जगह पर हम लोगों को -1 रखना है। तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 4 प्लस -1 पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 है तो -1 पे पावर 2 प्लस x है तो -1 प्लस 1। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। तो -1 पे पावर 4 एक सम संख्या है 4। तो -1 पे पावर जब सम संख्या होता है तो उसका मान प्लस में आता है और +1 हो जाएगा। -1 पे पावर जब विषम संख्या है तो उसका मान -1 होता है दोस्तों। और -1 पे पावर जब सम संख्या होता है तो उसका मान +1 होता है। प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा, और -1 है तो -1, लास्ट में +1 है तो इसे +1 हो जाएगा। अब दोस्तों +1 +1 +1 3 बार है तो ये हो जाएगा 3 प्लस का, और -1 -1 ये हो जाएगा -2। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x+1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यहां पर लिखेंगे दोस्तों, एक गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को हल करेंगे, और तीसरे पार्ट में भी हम लोगों को वही प्रक्रिया करना है। सबसे पहले क्या करना है, जिससे भाग देना है उसे बराबर 0 करना है। तो x+1 बराबर 0 लेने पर, तो दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा, -1। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार यहां पर लिखना है, शेषफल प्रमेय के अनुसार, ये शेषफल प्रमेय के अनुसार का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यक्स का मान निकाल करके इस बहुपद में रखना है। तो यक्स का मान -1 आया है। सबसे पहले इस बहुपद को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, x पे पावर 4 इंटू 3x पे पावर क्यूब प्लस 3x² प्लस x+1। अब दोस्तों यक्स के जगह पर क्या रखना है, -1। ये हो जाएगा -1 पे पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स यानी -1 पे पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है। तो -1 पे पावर जब सम संख्या है तो इसका मान प्लस में आएगा, +1 हो जाएगा। अब दोस्तों प्लस 3 इंटू -1 पे पावर विषम संख्या है तो माइनस में आएगा मान इसका, -1। अब 3 गुणे -1 तो ये हो जाएगा -3। अब दोस्तों 3 इंटू -1 पे पावर 2 है तो ये +1 हो जाएगा, और 3 गुणे 1 +3, प्लस माइनस माइनस और 1 है तो 1, लास्ट में +1 है तो +1। अब दोस्तों +1 +3 +1 ये हो जाएगा 3 2 5 प्लस का -3 -1 ये हो जाएगा दोस्तों -4। और दोस्तों 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब दोस्तों जब शेषफल 0 के बराबर ना आए तब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि
शेषफल डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए x प्लस वन इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दोस्तों ये गुणनखंड तब होता जब यही शेषफल जीरो के बराबर आया होता। तो दोस्तों अब हम लोग इसके चौथे पार्ट को हल करेंगे। वही प्रक्रिया करेंगे कि क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वन यानी जिससे भाग देना है उससे हम लोग क्या कर देंगे, जीरो के बराबर ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान -1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार। ये जो बहुपद है सबसे पहले इस बहुपद को लिखेंगे। अब दोस्तों इस बहुपद में x का मान रखेंगे, तो x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, माइनस एक्स का स्क्वायर इसका मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स है तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 2। अब दोस्तों -1 पे पावर जब विषम संख्या है तो उसका मान -1 होगा, -1 पे पावर सम संख्या है तो +1 होगा, लेकिन कोष्टक के बाहर माइनस है तो इसलिए हो जाएगा -1। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, और लास्ट में प्लस रूट 2 है तो ये हो जाएगा प्लस रूट 2। अब दोस्तों -1 ये हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस रूट 2 ये हो जाएगा 2 रूट 2, और -2 प्लस 2 कटकर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2 रूट 2। दोस्तों यहाँ पर जो शेषफल है जीरो के बराबर नहीं आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे, दोस्तों हम लोग पुनः वही लिखेंगे कि चूंकि शेषफल जीरो के बराबर नहीं है इसलिए x प्लस वन इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि गुणनखंड प्रमेय को लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। दोस्तों हमें ये बताना है कि gx यानी x प्लस वन, px यानी 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का गुणनखंड है कि नहीं। तो दोस्तों हम लोगों को इस प्रश्न को गुणनखंड प्रमेय द्वारा सॉल्व करना है। तो दोस्तों गुणनखंड प्रमेय क्या था? गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय का एक स्पेशल केस था। जब शेषफल 0 हो जाए तब जिससे भाग दिया जाता है उसे, जिसमें भाग दिया जाता है उसका एक गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमारे पास जो गुणनखंड प्रमेय था वो क्या था, वो शेषफल प्रमेय का एक स्पेशल केस था। शेषफल प्रमेय क्या था, हमारे पास कोई बहुपद px हो और इसे किसी रैखिक बहुपद जैसे x माइनस a से भाग दिया जाए। अब दोस्तों शेषफल क्या होता था, pa। तो दोस्तों शेषफल क्या हो जाएगा, pa। यहां तक की बात हम लोगों को शेषफल प्रमेय बताता है। लेकिन दोस्तों यदि यही शेषफल 0 के बराबर आ जाए तब दोस्तों ये गुणनखंड प्रमेय का केस हो जाएगा। और गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि शेषफल 0 आ गया तब जिससे भाग दिया गया है यानी x माइनस a, जिसमें भाग दिया गया है px यानी x माइनस a px का एक गुणनखंड कहलाएगा। तो दोस्तों गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि x प्लस वन इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल, और दोस्तों इसे हम लोग 0 के बराबर करेंगे, यानी gx बराबर 0 लेने पर। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां पर ये
कैसे सॉल्व होता है शेषफल प्रमेय? तो सबसे पहले जिससे भाग देना होता है, जैसे यहाँ पर x माइनस ए से भाग देना है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब दोस्तों x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर a। अब x का मान इस दिए गए बहुपद में x के जगह पर हम लोगों को रखना होता है, तो इसलिए हम लोग gx के बराबर 0 लिखेंगे और यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो x बराबर -1 आ गया। अब दोस्तों x का मान हम लोगों को इस बहुपद में रखना है और यदि बहुपद का मान 0 आ गया तब हम कहेंगे कि जो gx है इस px का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दिए गए बहुपद को लिखेंगे। तो दिया गया बहुपद क्या है, px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब दोस्तों इस बहुपद में x के जगह पर हम लोगों को क्या रखना है, -1। तो यहाँ हो जाएगा p माइनस 1। 2 इंटू एक्स का क्यूब है तो इसका मतलब 2 इंटू -1 पे पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब -1 पे पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू -1 और -1 है तो -1। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 पे पावर 3 है, यानी 3 विषम संख्या है। तो जब -1 पे पावर विषम संख्या होता है तो उसका मान -1 होता है और 2 गुणे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2। -1 पे पावर सम संख्या है तो प्लस में आएगा, ये हो जाएगा +1। अब दोस्तों -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस और 2 गुणे 1 2, लास्ट में -1 है तो ये -1। अब दोस्तों -2 -1 ये हो जाएगा -3 और +1 +2 ये हो जाएगा +3। तो -3 और +3 ये कटकर हो जाएगा 0। तो दोस्तों यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 के बराबर आ गया। तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, gx बराबर 0 लेने पर तो दोस्तों gx किसके बराबर है, x प्लस 2। अब x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। अब दोस्तों x का मान हम लोगों को इस बहुपद में रखना है, लेकिन यहां पर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। अब दोस्तों सबसे पहले दिए गए बहुपद को लिखेंगे। तो दिया गया बहुपद क्या है, x पे पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x की जगह पर हम लोगों को क्या रखना है, x बराबर -2 आया है, इसलिए x की जगह पर -2 रखना है। तो x का क्यूब इसका मतलब -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इसका मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स तो 3 इंटू -2 प्लस 1 तो +1। अब दोस्तों माइनस पे पावर जब विषम संख्या होता है तो उसका मान माइनस में आता है और 2 का जो क्यूब है 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है, तो ये हो जाएगा -8। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस पे पावर सम संख्या है तो प्लस में आएगा और 2 गुणे 2 4 होता है और 4 तियां 12। अब दोस्तों प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और 3 दूनी 6 प्लस 1 है तो +1। अब दोस्तों -8 और -6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -14 और +12 +1 ये हो जाएगा +13। अब दोस्तों -14 में से +13 को घटाएंगे तो बचेगा -1।
अब दोस्तों यहाँ पर जो शेषफल है 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट में शेषफल 0 आ गया था, तब हम लोगों ने कहा था कि शेषफल 0 आ गया इसलिए gx जो है px का गुणनखंड हो गया, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तब हम लोग क्या लिखेंगे, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे gx बराबर 0 लेने पर तो gx किसके बराबर है, x माइनस 3 के, तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा x बराबर 3। अब दोस्तों हम लोगों को लिखना है गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। दोस्तों अब x के जगह पर 3 रखना है, तो ये p3 हो जाएगा और x पे पावर क्यूब तो 3 पे पावर क्यूब माइनस 4 इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। अब दोस्तों 3 का अगर हम क्यूब करें तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 हो जाएगा और दोस्तों 3 त्रिक का 9, 9 चौक के 36 माइनस का 36 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6 ये हो जाएगा प्लस 9। अब दोस्तों 27 में 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 और माइनस 36। अब दोस्तों 36 में से 36 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पर जो दोस्तों शेषफल है 0 के बराबर आ गया, तब हम कहेंगे कि क्योंकि शेषफल बराबर 0 है इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। यहां पर लिखेंगे दोस्तों चूंकि शेषफल बराबर 0 इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। दोस्तों यहाँ पर x माइनस 1 इस px बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि हम लोग शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करें तो यहाँ पर शेषफल 0 आएगा। दोस्तों इसे हल करते हैं। सबसे पहले चूंकि इस बहुपद का x माइनस 1 एक गुणनखंड है तो x माइनस 1 बराबर 0 लेने पर, अब दोस्तों x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों x का मान यदि हम शेषफल प्रमेय के अनुसार इस बहुपद में रख दें तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग वही करेंगे, यहां पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा सबसे पहले दिए गए बहुपद को लिखेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोगों को x के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस x मतलब प्लस 1, प्लस के है तो प्लस के। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 प्लस के।
अब ये क्या आ गया हमारे पास, शेषफल। क्योंकि x माइनस वन इस बहुपद px यानी इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल प्रमेय द्वारा यदि हम लोग शेषफल ज्ञात करें, वो शेषफल किसके बराबर होगा, 0 के। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बराबर 0। अब दोस्तों k को ऐसे रोकेंगे और 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। यही दोस्तों k का मान हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसके दूसरे पार्ट को हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस वन बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। शेषफल प्रमेय द्वारा का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले दिए गए बहुपद को लिख लेंगे तो px बराबर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब दोस्तों यदि x बराबर 1 रख दें तो इस दिए गए बहुपद का मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कह दिया गया है कि x माइनस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तब दोस्तों px के जगह पर यानी x के जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब दोस्तों ये हो जाएगा +2 प्लस k प्लस √2। चूंकि दोस्तों ये शेषफल है और यदि x माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा, 0 के बराबर। अब दोस्तों k को हम लोग यहीं पर रोकेंगे और +2 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -2 और प्लस √2 को ले जाएंगे उस तरफ, ये हो जाएगा -√2। अब दोस्तों k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √2। अब दोस्तों यही k का मान हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को हल करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को किया वैसे हम लोग इसके तीसरे पार्ट को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल और x माइनस वन बराबर 0 लेने पर। अब दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, +1। अब दोस्तों यहां पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय। द्वारा तो सबसे पहले दिए गए बहुपद को लिखेंगे, px बराबर क्या दिया गया है, kx बराबर -√2x प्लस 1। अब दोस्तों क्या करना है, इस बहुपद में x के जगह पर +1 रखना है तो ये हो जाएगा p1 और k इंटू एक्स स्क्वायर है तो k इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और k गुणे 1 करेंगे तो k हो जाएगा माइनस √2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, √2 में 1 का गुणा करेंगे √2 ही होगा और दोस्तों +1 है तो +1। अब दोस्तों ये क्या ज्ञात हो गया, ये शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल आ गया। क्योंकि x माइनस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब दोस्तों k को यहीं पर रोकेंगे और -2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +√2 और +1 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। अब दोस्तों k का क्या मान आ गया, √2 - 1, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग इसके चौथे पार्ट को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। यहां भी लिखेंगे x माइनस वन बराबर 0 लेने पर। अब x बराबर यहां भी 1 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या लिखेंगे यहां पर, शेषफल प्रमेय द्वारा। सबसे पहले दिए गए बहुपद को लिखेंगे, px बराबर क्या दिया गया है, kx स्क्वायर -3x प्लस k। अब x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा p1 और k इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब k हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1 1 ही होगा और k में 1 का गुणा करेंगे k हो जाएगा। -3 इंटू एक्स यानी -3 इंटू 1 ये हो जाएगा -3 प्लस k है तो प्लस k। अब ये दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, शेषफल। चूंकि x माइनस वन इस बहुपद का भी एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब दोस्तों k प्लस k ये हो जाएगा 2k और -3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3
प्लस को लिखा नहीं जाता। अब दोस्तों k के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा और k बराबर क्या आ जाएगा 3/2, k का यही मान हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे जिसमें कहा गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना सीखा है, लेकिन दोस्तों अब हम लोग मध्य पद को तोड़कर 2 खंडों में तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए इसके पहले पार्ट को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या दिया गया है बहुपद 12x² - 7x + 1। अब दोस्तों इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोगों को -7x को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो ये -7x ही आए, लेकिन उन दोनों पदों का यदि गुणा करें तो इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आए। जैसे दोस्तों फर्स्ट टर्म क्या है 12x² है और लास्ट टर्म क्या है +1 है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 12x²। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि -7x को हम लोगों को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -7x आए, लेकिन गुणा करने पर 12x² के बराबर आए। तो दोस्तों इसे हम लोग यदि लिख दें -4 -4x और -3x, तो दोस्तों जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 और -4x और -3x ये हो जाएगा 7x, और जब उन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस तो x × x² यानी 12x² हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 और 3 हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो ये जब हम ये गुणनफल में जो संख्या आता है जब इसका हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, जैसे 12 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 3 1। तो दोस्तों इसका फैक्टर क्या होगा 2 2 3। तो दोस्तों 2 × 2 कितना होता है 4 होता है। तो 4 और 3 हम लोगों को मिल गया, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही हो गया। फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे और बीच वाले टर्म को 2 खंडों में हम लोगों को तोड़ना है। तो यदि हम -4 लिख दें -4x और -3x लिख दें और लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने -4x और -3x क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर माइनस में लाना है 7x, इसलिए हम लोग इस दोनों टर्म को माइनस में लेंगे ताकि ये जुड़ के माइनस का 7x हो जाए। और दोस्तों यदि हम लोग -4x और -3x का गुणा करें तो कितना होगा 4 × 12 x × x x² 12x² और माइनस गुणे माइनस ये हो जाता है प्लस 12x² हो जाएगा, और यही हम लोगों को लाना था। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब हम लोगों को 4 टर्म प्राप्त हो गया। इन 2 टर्म को एक साथ देखना है और इन 2 टर्म को एक साथ देखना है। अब इन दोनों में हम लोगों को कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे, तो 12x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12x² को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 यानी 2 × 2 × 3 × x × x हम लोगों ने इसका फैक्टर कर दिया। और हम लोग -4x को क्या लिख सकते हैं -2 × 2 × x। अब देखना है कि इन दोनों में क्या चीज है, जो चीज होगा दोनों में वही कॉमन हो जाएगा। तो 1 + 2 है और 1 + 2 है यानी 2 2 कॉमन है और 1 x कॉमन है। तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 × x यानी 4x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x और कोष्टक का चिन्ह बनाएंगे। अब जब हम लोगों ने 4x कॉमन ले लिया तो ऊपर वाले टर्म में क्या बचा 3 × x यानी 3x बचा, और नीचे वाले टर्म में क्या बचा -1 बचा, क्योंकि यहाँ पर जब पूरा टर्म कॉमन हो गया तो वहां क्या बचेगा -1, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणे में 1 लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर बचेगा -1। तो यहाँ पर लिख देंगे -1 और कोष्टक बंद कर देंगे। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर -3x है तो -3x को क्या लिख सकते हैं -3 × x, और +1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1। तो दोस्तों इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कोई संख्या कॉमन ना दिखे तो वहां +1 कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कॉमन 1 लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए हम लोगों को यहाँ पर -1 लिखना है और कोष्टक का चिन्ह लगाना है। तो दोस्तों जब कोई चीज कॉमन ना मिला तो ऊपर क्या बचेगा 3x, और दोस्तों क्योंकि कोष्टक का चिन्ह लगा दिया हमने और कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 1 है तो 1 लिख देंगे। अब दोस्तों हम लोगों को कोष्टक के अंदर 2 समान व्यंजक प्राप्त हो गए। दोस्तों जब 2 समान व्यंजक प्राप्त हो जाएं तो इन दोनों को एक बार लिखना है। 3x - 1 को हम दोस्तों एक बार लिखेंगे
और यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो संख्या बचा है 4x बचा है, इनको एक कोष्टक में 4x लिखेंगे और यहाँ कोष्टक के बाहर जो बचा है चिन्ह के साथ उसे इस कोष्टक में लिखकर बंद कर देंगे। अब दोस्तों 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 ये दो गुणनखंड हो जाएंगे इस दो घात के बहुपद के। और दोस्तों एक बात, यदि गुणनखंड करते समय कोष्टक के अंदर दोनों समान व्यंजक ना आए तो कहीं ना कहीं गुणनखंड में गलती हुआ है दोस्तों। और यदि दो घात का बहुपद है तो इससे हम लोगों को दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर एक गुणनखंड 3x माइनस 1 प्राप्त हुआ और एक गुणनखंड 4x माइनस 1 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को हल करेंगे। दूसरे पार्ट में जो बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब दोस्तों बीच वाले टर्म को यानी 7x को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि पहले और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर है। तो दोस्तों पहला टर्म क्या है 2x स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या है 3 है, तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा करने पर 6x स्क्वायर है और जोड़ने पर प्लस 7x है। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर गुणनफल में जो संख्या है उसे देखना रहता है। तो 6 आया है तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 3 3 1। अब दोस्तों 2 गुणे 3 6 होगा और 6 में यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब 6 में यदि 1 जोड़ दे तो 7 हो जाएगा और 6 का 1 से गुणा करें तो 6 ही होगा। तो दोस्तों हमारा काम बन जाएगा क्योंकि 6 प्लस 1 7 लाना है और 6 गुणे 1 6 लाना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे और बीच वाले टर्म को 6x प्लस 1x लिखेंगे और लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिखेंगे। अब दोस्तों इन दोनों में कॉमन लेना है तो 2x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। और दोस्तों 6x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब इन दोनों में अधिकतम क्या कॉमन हो सकता है दोस्तों, तो एक तो 2 कॉमन हो जाएगा और एक x यानी 2x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x। अब दोस्तों पहले वाले टर्म में यानी ऊपर क्या बचा x बचा और नीचे वाले यानी दूसरे टर्म में क्या बचा दोस्तों केवल 3 बचा, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो हमने प्लस का लिखा। अब दोस्तों ये प्लस x और प्लस 3, x को लिख सकते हैं x और 3 को लिख सकते हैं 3। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x गुणे 1 और 3 गुणे 1, तो 1 कॉमन मिल जाएगा। यानी दोस्तों जब कोई संख्या कॉमन में ना दिखे तो वहां पर सदैव 1 कॉमन होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे +1। और दोस्तों जब हम लोगों ने 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x बचा और नीचे क्या बचा 3 बचा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि गुणनखंड करते समय कोष्टक के अंदर समान व्यंजक आ गया x प्लस 3, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो दोस्तों जो कोष्टक के अंदर समान व्यंजक आता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं, x प्लस 3 हम लोगों ने लिख लिया एक बार। अब यहाँ पर कोष्टक के बाहर क्या बचा 2x और दोस्तों यहाँ पर कोष्टक के बाहर क्या बचा +1, इसे हम लोगों ने एक बार कोष्टक में लिख लिया। तो दोस्तों x प्लस 3 2x प्लस 1 इस दो घात बहुपद के दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को हल करेंगे और तीसरे पार्ट में बहुपद दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो दोस्तों 5x को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6x स्क्वायर इंटू 6 माइनस 6, यहाँ पर माइनस 6 है तो माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 36x स्क्वायर। इसका मतलब 5x को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 5x ही है लेकिन दोस्तों गुणा करने पर माइनस 36x स्क्वायर आना चाहिए। तो 5x को ऐसे किन दो टुकड़ों में तोड़ें ये हमें कहाँ से पता चलेगा, इस संख्या के फैक्टर करने से। तो 36 है, 36 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 18 2 9 3 3 3 1। अब दोस्तों हम लोगों को यही वो कॉम्बिनेशन मिलेगा जो जिसे जोड़ने या घटाने पर 5x है और गुणा करने पर 36 माइनस 36x स्क्वायर है। तो दोस्तों यदि हम लोग क्या ले लेते हैं 2 दूनी 4 और 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 को घटाएंगे तो प्लस 5x बचेगा और 9 गुणे 4 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा काम बन गया। तो पहले टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे और बीच वाले टर्म को हम लोग लिखेंगे 9x माइनस 4x और लास्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने 9x को प्लस क्यों किया और माइनस 4x को माइनस क्यों किया, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को जो बीच वाला टर्म वो प्लस में लाना है। इसका मतलब ये हुआ
कि प्लस के साथ बड़ा वाला संख्या लेना है, तभी तो ये प्लस आएगा। तो दोस्तों अब इन दो टर्म को एक साथ देखना है और इन दो टर्म को एक साथ देखना है। अब इनमें हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे? सबसे पहले 6x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 इंटू एक्स। और दोस्तों 9x को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 इंटू एक्स। अब दोस्तों इन दोनों में अधिकतम x कॉमन मिल जाएगा और एक 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 3x कॉमन हो गया, तो 3x को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे। तो 3x कॉमन लिया, अब ऊपर क्या बचा 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और नीचे क्या बचेगा 3, तो प्लस है तो +3। अब दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है, -4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 2 इंटू एक्स। और -6 को क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 3। अब दोस्तों इन दोनों में क्या अधिकतम कॉमन हो सकता है, -2, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे -2। क्योंकि दोस्तों कोष्टक के पहले हम लोगों ने -2 कॉमन ले लिया, तो पहले वाले टर्म में क्या बचा 2x बचा, और इसके दूसरे टर्म में क्या बचा, माइनस कॉमन हो गया तो +3 बचा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +3। अब दोस्तों एक कोष्टक में 2x + 3 और दूसरे कोष्टक में 2x + 3, यानी दोनों कोष्टक में समान व्यंजक प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गुणनखंड सही है। यदि दोस्तों आप गुणनखंड करते हैं और ये समान व्यंजक नहीं प्राप्त होता है, तब दोस्तों आप गुणनखंड में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों जो कोष्टक में समान व्यंजक आता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, और दोस्तों यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो व्यंजक आया जैसे 3x आया, इसे हम लोग एक दूसरे कोष्टक में लिखेंगे, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो संख्या आया -2, इसे चिन्ह के साथ इस कोष्टक में लिख देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग इसके चौथे पार्ट को हल करेंगे। तो दोस्तों चौथे पार्ट में दिया गया बहुपद है 3x² - x - 4। अब दोस्तों -x को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -x आए, लेकिन गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर यानी -12x² है। तो दोस्तों -x को कैसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, इन दोनों टर्म के गुणनफल में जो संख्या आता है, जैसे यहाँ पर संख्या 12 आया, तो दोस्तों 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 6 2 3 3 1। अब दोस्तों यदि 2 का 2 में गुणा करें तो 4 हो जाएगा, और 4 का 3 में गुणा करें तो 12 हो जाएगा। और दोस्तों यदि 3 में से हम लोग 4 को घटा दें तो -1 ही तो बचेगा, तो दोस्तों हम लोगों का कॉम्बिनेशन बैठ गया। तो सबसे पहले वाले टर्म को ऐसे लिखेंगे, और दोस्तों इस -x को दो टुकड़ों में तोड़ना है। इसका मतलब चूंकि हम लोगों को रिजल्ट जो है जोड़ने या घटाने पर माइनस लाना है, इसलिए हम लोग बड़े वाले संख्या के साथ माइनस लिखेंगे। तो इन दोनों में बड़ा क्या है, 4 बड़ा है, तो इसलिए हम लोग माइनस के साथ 4x लिखेंगे और प्लस के साथ छोटा वाला संख्या यानी 3x लिखेंगे। और दोस्तों लास्ट वाला टर्म -4 है, तो -4 को ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों 4 टर्म प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को इन दो टर्म को एक साथ देखना है और इन दो टर्म को एक साथ देखना है। दोस्तों इन दोनों में अधिकतम क्या कॉमन हो सकता है, 3x² को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू x, और दोस्तों -4x को क्या लिख सकते हैं -2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो दोस्तों अधिकतम क्या कॉमन हो सकता है x, तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन हो जाएगा x, और ऊपर वाले टर्म में क्या बचेगा 3x, और नीचे वाले टर्म में क्या बचेगा 2 गुणे 2 यानी 4, और माइनस का है तो -4। और दोस्तों 3x - 4 में क्या कॉमन हो सकता है, 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। तो दोस्तों -4 को हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटू 2। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन ना मिले तो वहां पर सदैव एक कॉमन होता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणे के रूप में एक लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर एक कॉमन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम लोगों को +1 कॉमन मिलेगा। अब ऊपर वाले टर्म में 3x बचेगा और नीचे वाले टर्म में -4 बचेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कोष्टक के अंदर दोनों समान व्यंजक प्राप्त हो गए। दोस्तों सबसे पहले इनमें से किसी एक को एक बार लिख लेंगे, यानी जो समान व्यंजक है इनको 2 बार ना लिख करके एक ही बार लिखेंगे किसी एक कोष्टक में। अब दोस्तों यहाँ पर कोष्टक के बाहर क्या है x है, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर क्या है +1, तो यहाँ पर +1 लिख के कोष्टक बंद कर देंगे। तो दोस्तों दो घात बहुपद के यही दो गुणनखंड
3x माइनस 1 और x प्लस 1 दो गुणनखंड हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। इसमें भी ठीक प्रश्न संख्या 4 की तरह कहा गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लेकिन दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में जो बहुपद की अधिकतम घात था वहां पर 2 था, और दोस्तों उसके कितने गुणनखंड आए थे? 2 गुणनखंड आए थे। क्योंकि 2 घात का था इसलिए उसके 2 गुणनखंड आए थे। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 3 है, अतः इसके 3 गुणनखंड आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला गुणनखंड हम लोग गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से ज्ञात करेंगे, और जो एक गुणनखंड हम लोगों को प्राप्त होगा गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से, उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो दोस्तों भागफल के रूप में हम लोगों को 2 घात का बहुपद प्राप्त होगा। अब उस 2 घात के बहुपद के मध्य पद को तोड़कर हम लोग उसका 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस 3 घात के बहुपद के 3 गुणनखंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बहुपद दिया गया है x पे पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को x की जगह पर कोई ऐसा वैल्यू रखना है, x का ऐसा मान रखना है जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। यदि 1 पर 0 नहीं हुआ तो -1 रखेंगे, और यदि -1 पर 0 नहीं हुआ तो हम लोग 2 रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 1 पर हम लोग चेक करेंगे। तो x बराबर जब 1 हम लोग लेंगे तो x के जगह पर 1 रखना होगा। तो 1 का क्यूब दोस्तों 1 हो जाएगा, और -2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 1 और यहाँ पर -2, और यहाँ पर x के जगह पर -1 और +2। तो दोस्तों +1 और +2 ये हो जाएगा +3, और -2 और -1 ये हो जाएगा -3, और +3 और -3 ये कटकर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों x की जगह पर 1 रखेंगे, और x स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर करेंगे, -x की जगह पर 1 रखेंगे, +2 है तो +2। अब दोस्तों 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और -2 इंटू 1 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, -2 -1 है और +2। तो दोस्तों +1 और +3 ये हो जाएगा प्लस का 3, और -2 और -1 ये हो जाएगा माइनस का 3। अब 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुपद का मान है x बराबर 1 पर शून्य हो गया। अब दोस्तों एक बार हम लोग गुणनखंड प्रमेय को रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड प्रमेय क्या था, यदि हमारे पास कोई बहुपद px हो और इसे किसी रैखिक बहुपद जैसे x माइनस a से भाग दिया जाए, तो दोस्तों जो शेषफल होता था वो क्या होता था, pa होता था, और pa किसके बराबर आता है, 0 के। और दोस्तों ये हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, सबसे पहले जिससे भाग दिया जाता है, जैसे यहाँ पर x माइनस 1 से x माइनस a से भाग देना है, तो x माइनस a को हम लोग बराबर कर देते थे 0 के, और यहाँ से x का मान ज्ञात करते थे, तो x बराबर a आता था, और x का मान इस बहुपद में रखते थे। तो दोस्तों अब यदि x बराबर 1 पर इस दिए गए बहुपद का मान शून्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर x बराबर a पर बहुपद का मान शून्य हो गया था, तब हम लोगों ने क्या कहा था कि x माइनस a इस दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब दोस्तों यहाँ पर x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया, तब हम लोग क्या कहेंगे कि x माइनस a इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। मतलब दोस्तों यदि आप लोगों को x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं ये चेक करना होता, तो आप लोग कैसे चेक करते, x का मान ज्ञात करते हैं, और x बराबर क्या आ जाता है 1। अब इस बहुपद में x का मान 1 रखने पर यदि इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तब आप कहते कि x माइनस a इस बहुपद का एक गुणनखंड होता। तो दोस्तों हम लोगों ने x बराबर 1 रखा और इस बहुपद का मान शून्य हो गया, तो हम लोग अब क्या कहेंगे कि x माइनस 1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों गुणनखंड प्रमेय के द्वारा हम लोगों ने एक गुणनखंड इस बहुपद का ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, इस गुणनखंड से इस बहुपद में भाग देंगे, जिससे हम लोगों को भागफल के रूप में एक 2 घात का बहुपद प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब हम लोग x माइनस 1 से इस बहुपद को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लाना है, x पे पावर 3, और यहाँ पर x पे पावर 1 है। तो दोस्तों यदि हम लोग x पे पावर 1 का x पे पावर 2 से गुणा कर दे, तो यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं,
तो 1 + 2 ये कितना हो जाएगा 3। यानी दोस्तों यहाँ पर 1 पावर है और हम लोगों को 3 लाना है, तो 1 में जब 2 जोड़ेंगे तभी ना 3 होगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ x पे पावर 2 से गुणा करना होगा। तो x पे पावर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर 3। अब दोस्तों x स्क्वायर का इस दूसरे टर्म में भी गुणा करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कटकर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस 2x² में से एक x² को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इस ये जो टर्म है इसे हम लोग ऐसे का तैसा लिख लेंगे। अब दोस्तों x में किस संख्या का गुणा करें कि ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पावर 1 है और हम लोगों को 2 लाना है, तो जब 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 होगा, और माइनस का लाना है, इसका मतलब हम लोगों को माइनस एक्स से गुणा करना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा एक्स। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो दोस्तों ये कटकर 0 हो जाएगा, और -1 और -1x और -1x ये हो जाएगा -2x, और +2 है तो +2। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x का पावर 1 है, अतः हम लोगों को x का गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो -2 लाना है। तो दोस्तों डायरेक्ट -2 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये कटकर 0 ये कटकर 0। तो दोस्तों भागफल के रूप में हम लोगों को 1 2 घात का बहुपद प्राप्त हो गया। अब इस 2 घात के बहुपद का हम लोगों ने इसके पिछले प्रश्न में आसानी से गुणनखंड करना सीखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये क्या है, x² - x - 2। अब दोस्तों माइनस एक्स को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस एक्स आए, लेकिन गुणा करने पर इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आए। तो दोस्तों पहला टर्म क्या है, x² है, और लास्ट टर्म क्या है, -2 है, तो ये क्या हो जाएगा -2x²। यानी दोस्तों गुणा करने पर तो -2x² आए और जोड़ने या घटाने पर -x आए। तो दोस्तों यदि हम लोग क्या लिख दें, यदि हम लोग यहाँ पर लिख दें x - 2x + x - 2, तो दोस्तों हम लोगों का काम बन जाएगा। -2x में प्लस x को जोड़ेंगे तो 1x कैंसिल हो जाएगा और 1x बचेगा, क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है, यानी यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और दोस्तों यदि -2x का इस x के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x², और दोस्तों हम लोगों को यही लाना था। तो दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, इन 2 टर्म में कॉमन लेना है, और इन 2 टर्म में कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे, हम लोग लिख सकते हैं x² को x इंटू एक्स, और दोस्तों -2x को क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू एक्स। अब दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है, जो चीज दोनों में, जो संख्या दोनों में होती है वही कॉमन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो केवल x कॉमन है, 1x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x। अब बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि 1x हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो 1x बचा, और दूसरे वाले टर्म में क्या बचा दोस्तों, -2, तो हम लोग -2 ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों x और -2 में कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, x को लिख सकते हैं x, और -2 को लिख सकते हैं -2। आप चाहो तो यहाँ पर x गुणे 1 लिख दो और -2 गुणे 1 लिख दो, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणे में 1 को लिखा जा सकता है। तो दोस्तों इन दोनों में अधिकतम कॉमन क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे +1। अब क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x और नीचे क्या बचेगा, -2। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कोष्टक में दोनों कोष्टक में एक ही व्यंजक प्राप्त हो गया, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। दोस्तों जो चीज समान व्यंजक होते हैं कोष्टक में, इनको एक बार लिख लिया जाता है, ये हो जाएगा x - 2, और दोस्तों यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो x है इसको हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो संख्या है +1 इसे लिख देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। तो दोस्तों इस 2 घात बहुपद के यही 2 गुणनखंड हो जाएंगे, और एक गुणनखंड हम लोगों ने गुणनखंड प्रमेय के द्वारा निकाला था x - 1। अतः इस बहुपद के 3 गुणनखंड
क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा x-1 और दूसरा x-2 और तीसरा x+1। तो दोस्तों इस बहुपद के तीन गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x-1, x+1 और x-2। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों ठीक इसके पहले पार्ट की तरह अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को हल करेंगे। तो दूसरे पार्ट में जो बहुपद दिया गया है x⁻³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब दोस्तों x की जगह पर कोई ऐसा वैल्यू रखना है कि जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, x बराबर 1 पर चेक करोगे और पुनः जब यदि शेषफल मतलब इस बहुपद का मान 0 ना आए तो आप लोग x बराबर -1 पर चेक करोगे। तो दोस्तों जब x बराबर -1 रखोगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर x का क्यूब है, इसका मतलब -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 इंटू -x यानी -1 हो जाएगा और -5। अब दोस्तों माइनस पे पावर जब कोई विषम संख्या होता है तो उसका मान माइनस में आता है और 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को -1 प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों -3 प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि जब माइनस पे पावर कोई सम संख्या होता है तो उसका मान प्लस में आता है और 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा और 3 गुणे 1 तो ये 3 हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस और 9 गुणे 1 ये हो जाएगा 9, -5 है तो -5। अब दोस्तों -1 और -3 और -5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, माइनस का 9 और प्लस का 9 है तो प्लस का 9। दोस्तों अब माइनस का 9 और प्लस का 9 ये हो जाएगा 0। तो दोस्तों इस प्रकार से x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अतः x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। कैसे दोस्तों, जैसे जब x बराबर a पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया था तब हम लोगों ने क्या कहा था कि x माइनस a इस बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जब x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया तब क्या कहेंगे कि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब दोस्तों गुणनखंड प्रमेय द्वारा एक गुणनखंड ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग x+1 से इस दूसरे बहुपद में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोगों को x+1 से इस बहुपद को डिवाइड करना है। तो पहला टर्म क्या लाना है, x⁻3। तो दोस्तों x⁻1 है, 1 में कितना जोड़ें कि 3 प्राप्त हो। तो दोस्तों जब 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 प्राप्त होगा, क्योंकि गुणा करते समय यदि आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। कैसे दोस्तों, x⁻1 यदि हम लोगों को 3 लाना है तो हम लोग x⁻2 का गुणा करेंगे, क्योंकि आधार सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 ये हो जाएगा x⁻3। तो दोस्तों इस प्रकार से x⁻1 है तो हम लोगों को x⁻3 लाना है तो x⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा x⁻3 और दोस्तों जब x² का इसके दूसरे टर्म में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x²। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाएगा तो दोस्तों ये कटकर 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -4x²। और जो ये टर्म है इसे हम लोग ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोगों को प्रथम टर्म -4x² लाना है। तो दोस्तों x पे पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x पे पावर 2 है। तो दोस्तों जब 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 होगा। अतः हम लोगों को यहाँ पर x से गुणा करना पड़ेगा और दोस्तों साथ में -4 भी लाना है, क्योंकि यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो दोस्तों -4 और x से यदि हम लोग गुणा कर दें तो हम लोगों का ये टर्म प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों अब -4x का इस दूसरे टर्म में भी गुणा करना है तो कितना हो जाएगा -4x। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। क्योंकि दोस्तों माइनस का चिन्ह बड़े वाली संख्या के साथ है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -5x और यहाँ पर -5 बचेगा। तो दोस्तों अब हम लोगों को -5x लाना है। तो दोस्तों यहाँ पर x है और यदि हम लोग -5 का गुणा कर दें तो हम लोगों को -5x प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों -5 का इस दूसरे टर्म में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। तो दोस्तों ये 0 ये 0, शेषफल कितना आ गया 0
और भागफल के रूप में हम लोगों को एक दो घात का बहुपद प्राप्त हो गया। अब इसका हल करना इसके पिछले प्रश्न में हम लोगों ने सीखा था, तो उस विधि से हम लोग अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। दोस्तों भागफल के रूप में जो बहुपद आया वो है x⁻2 - 4x - 5। अब -4x को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -4x आए, लेकिन दोस्तों गुणा करने पर पहले टर्म और लास्ट टर्म की गुणनफल के बराबर आए। यानी पहला टर्म है x⁻2 और लास्ट टर्म है -2, यानी दोस्तों -5x² गुणा करने पर आना चाहिए। तो दोस्तों यदि हम लोग क्या कर देते हैं, इसे x⁻2 - 5x और प्लस x कह देते हैं, तो हम लोगों का काम बन जाएगा। कैसे दोस्तों, -5x में से प्लस x को घटाएंगे तो ये बचेगा -4x, और -5x का x के साथ गुणा करें हो जाएगा -5x², और यही तो हम लोगों को लाना था। अब दोस्तों इन दो टर्म को एक साथ देखना है और इन दो टर्म को एक साथ देखना है, तो दोस्तों इन दोनों में अधिकतम क्या कॉमन हो सकता है, इसे हम लोग कैसे जानेंगे। यहाँ पर लिखते हैं x², तो x² मतलब x इंटू एक्स, और दोस्तों -5x को क्या लिख सकते हैं, -5 इंटू एक्स। अब दोस्तों इन दोनों में अधिकतम क्या कॉमन है, x कॉमन है दोस्तों, तो हम लोगों ने x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ऊपर वाले में x बचा, यानी प्रथम टर्म में x बचा, और नीचे वाले टर्म में यानी दूसरे टर्म में -5 बचा। अब दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, x को हम लोग लिख सकते हैं x गुणे 1, और -5 को लिख सकते हैं -5 इंटू 1। तो दोस्तों इन दोनों में अधिकतम कॉमन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए हम लोग लिखेंगे +1, और क्या बचेगा, ऊपर x बचेगा, यहाँ पर -5 बचा है तो यहाँ पर -5 लिख देंगे। तो दोस्तों कोष्टक के अंदर दो समान व्यंजक प्राप्त हो गए, इनको हम लोग एक ही बार लिख लेंगे, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो चर है x, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो संख्या है +1, इसे लिख के कोष्टक बंद कर देंगे। इस दो घात बहुपद के ये दो गुणनखंड हो जाएंगे। और दोस्तों हम लोगों ने गुणनखंड प्रमेय द्वारा एक गुणनखंड ज्ञात किया था x+1। तो दोस्तों इस प्रकार से इस बहुपद के तीन गुणनखंड, एक x-5 और दूसरा x+1 और तीसरा x+1 हो जाएंगे। अतः दोस्तों इस बहुपद के तीन गुणनखंड क्या हो जाएगा, x-5 और x+1, और दोस्तों एक तीसरा भी x+1, ये इस बहुपद के तीन गुणनखंड हो जाएंगे, और दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक पहले और दूसरे पार्ट की तरह अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को हल करेंगे। तीसरे पार्ट में बहुपद दिया गया है x⁻3 + 13x² + 32x + 20। अब दोस्तों सबसे पहला आपका क्या काम है कि x बराबर आप लोग 1 पर चेक करोगे, और जब 1 पर 0 ना आए तो आप लोगों को x बराबर -1 पर चेक करना है। तो दोस्तों ये 1 पर 0 नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -1 पर चेक करेंगे। तो दोस्तों x के जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, x के जगह पर -1 रखेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा -1 + 20। अब दोस्तों -1 पे पावर 3 है तो इसका मान -1 हो जाएगा, और दोस्तों -1 पे पावर 2 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 13 गुणे 1 ये हो जाएगा 13, और दोस्तों प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 32 गुणे 1 32 होगा, प्लस 20 है तो +20। अब दोस्तों -1 और -32 ये हो जाएगा माइनस का 33, +13 और +20 ये हो जाएगा प्लस का 33। अब दोस्तों -33 और +33 ये कटकर 0 हो जाएगा, और दोस्तों चूंकि x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, इसलिए x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड प्रमेय के अनुसार दोस्तों हम लोग कह रहे हैं कि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम लोगों को x+1 से इस तीसरे बहुपद को डिवाइड करना है। तो पहला टर्म क्या लाना है, x पे पावर 3, और यहाँ पर x पे पावर 1 है। तो दोस्तों जब 1 में 2 जोड़ेंगे तभी 3 होगा, इसका मतलब x पे पावर 2 से हम लोगों को पहले गुणा करना है। तो x पे पावर 2 में जब x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा x पे पावर 3, और x² गुणे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x²। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाएगा और ये कटकर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों +13x² में से -x² को घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 12x², और दोस्तों यहाँ पर +32x + 20 को ऐसे का तैसा लिख लेंगे। अब दोस्तों प्रथम टर्म हम लोगों को क्या लाना है,
प्लस 12x² लाना है। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है। तो दोस्तों 1 में 1 जोड़ेंगे तभी 2 होगा, और 12 लाना है तो 12 का गुणा करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को 12x का प्लस 12x का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12x², और 12x का इस दूसरे टर्म में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12x। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाएगा और ये कटकर 0 हो जाएगा। दोस्तों 32x में से जब माइनस 12x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20x, और दूसरा टर्म ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को 20x लाना है, तो x तो है 20 का गुणा कर देंगे तो ये 20x हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x और प्लस 20। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाएगा और ये कटकर पूरा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों भागफल के रूप में हम लोगों को एक दो घात का बहुपद प्राप्त हो गया। बहुपद क्या है, x² प्लस 12x प्लस 20। अब दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मध्य वाले पद को तोड़कर। अब दोस्तों जोड़ने या घटाने पर तो 12x है, और दोस्तों गुणा करने पर इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर है। तो पहला टर्म क्या है, x² है, और लास्ट टर्म क्या है 20 है। तो गुणा करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा 20x²। अतः दोस्तों 12x को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 12x हो और गुणा करने पर 20x² हो। तो दोस्तों पहले टर्म को ऐसे लिखना है, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। तो यदि हम लोग लिख देते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20, तो दोस्तों हम लोगों ने 12x को दो टुकड़ों में तोड़ लिया। इन दो टुकड़ों में 10x प्लस 2x जोड़ेंगे तो 12x होगा, और गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 और x इंटू x² हो जाएगा, 20x² हो गया। यही हम लोगों को लाना था। अब दोस्तों इन दो टर्म को एक साथ देखना है और इन दो टर्म को एक साथ, इन दोनों में अधिकतम क्या कॉमन हो सकता है। तो दोस्तों इसे हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और दोस्तों 10x को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स। तो दोस्तों इन दोनों में अधिकतम क्या कॉमन हो सकता है, x। तो यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, और ऊपर वाले टर्म में क्या बचा, यानी पहले वाले टर्म में x बचा, और नीचे क्या बचा, यानी दूसरे टर्म में क्या बचा, 10 बचा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो हम लोग 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10। अब दोस्तों इन दोनों में अधिकतम कॉमन क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए लिखेंगे +2, और यहाँ पर क्या बचेगा, पहले वाले टर्म में x और दूसरे वाले टर्म में क्या बचेगा 10। अब दोस्तों कोष्टक के अंदर समान व्यंजक आ गए, तो इनको एक बार लिख लेंगे x प्लस 10, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो चर है x है, यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो संख्या है चिन्ह के साथ लिख देंगे +2 और कोष्टक बंद कर देंगे। तो दोस्तों इस दो घात के बहुपद के द्वारा हम लोगों को दो गुणनखंड x प्लस 10 और x प्लस 2 प्राप्त हुआ, और हम लोगों ने गुणनखंड प्रमेय द्वारा एक पहले ही गुणनखंड प्राप्त किया था x प्लस 1। तो दोस्तों इस प्रकार से इस तीसरे बहुपद के तीन गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x प्लस 10, x प्लस 2 और दोस्तों x प्लस 1, ये तीन गुणनखंड हो जाएगा इस तीसरे बहुपद का। दोस्तों अब हम लोग इसके चौथे पार्ट को हल करेंगे, और चौथे पार्ट में बहुपद दिया गया है 2y पे पावर 3 प्लस y पे पावर 2 माइनस 2y माइनस 1। तो दोस्तों इसके पहले दूसरे और तीसरे पार्ट में वेरिएबल के रूप में x था, तो हम लोगों ने x का कोई ऐसा मान रखा था जिससे इस बहुपद का मान 0 हो जाए। अब इस बहुपद में y है वेरिएबल की जगह, तो इस y की जगह पर कोई ऐसा मान रखेंगे कि जिससे इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 1 पर इस बहुपद का मान चेक करेंगे 0 हो रहा है कि नहीं। तो जब दोस्तों y की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस y का इस पावर 2 यानी 1 पे पावर 2 तो 1 ही होगा, माइनस 2y यानी 2 इंटू 1 माइनस 1। अब दोस्तों ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर +1, यहाँ पर -2 और -1। अब दोस्तों +2 और +1 ये हो जाएगा प्लस का 3, और -2 और -1 ये हो जाएगा माइनस का 3। अब दोस्तों 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। चूंकि y बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, इसलिए y माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये दोस्तों कैसे, ये दोस्तों गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो दोस्तों अब हम लोग y माइनस 1 से इस बहुपद को डिवाइड करेंगे, और इसमें प्रथम टर्म 2y पे पावर 3 है। दोस्तों यहाँ पर y के पावर 1 है, 1 में 2 को जोड़ेंगे तभी 3 होगा,
क्योंकि पावर हम लोगों को 3 लाना है, इसलिए वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे, और साथ में 2 भी लाना है, इसलिए हम लोग 2y पे पावर 2 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2y पे पावर 3, और 2y पे पावर 2 का इस -1 के साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -2y स्क्वायर। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये कटकर 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर। अब दोस्तों जैसे का तैसा इन दोनों को ऐसे नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा -2y - 1। अब दोस्तों प्रथम टर्म 3y स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर y का पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब 1y से गुणा करना पड़ेगा, और साथ में 3 लाना है प्लस में, तो हम लोग क्या कर देंगे 3y से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। और दोस्तों अब 3y का इस दूसरे टर्म में जब गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3y। अब दोस्तों वही प्रक्रिया घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये कटकर 0 हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा +3y में से 2y घट जाएगा तो बचेगा y, और यहाँ पर जैसा है ऐसे नोट कर लेंगे -1। अब दोस्तों y में यदि हम लोग 1 का गुणा कर देते हैं तो हम लोगों को y प्राप्त हो जाएगा, और 1 का जब -1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब दोस्तों घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और यहाँ माइनस, ये कटकर 0, ये कटकर 0। तो दोस्तों हम लोगों को भागफल के रूप में दो घात का बहुपद जो प्राप्त हुआ वो क्या है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब दोस्तों 3y को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 3y आए, और गुणा करने पर इस टर्म और इस टर्म के गुणनफल के बराबर है। तो दोस्तों 2y स्क्वायर में जब 1 का गुणा करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को ऐसा टर्म कोई सोचना है 3y की जगह पर कि गुणा करने पर तो 2y स्क्वायर है और जोड़ने पर 3y आए। तो दोस्तों यदि हम लोग इसे लिख देते हैं 2y प्लस y और लास्ट टर्म को ऐसे लिख लेते हैं तो हम लोगों का काम बन जाएगा। 2y प्लस y ये हो जाएगा 3y, और 2y इंटू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है कॉमन लेना है, तो 2y स्क्वायर में अधिकतम क्या कॉमन हो सकता है 2y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू वाई, और दोस्तों 2y को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू वाई। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि एक तो 2 कॉमन है और एक तो y कॉमन है, यानी 2y कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों पहले वाले टर्म में y बचेगा, और दोस्तों इस नीचे वाले टर्म में पूरा कॉमन हो गया। तो जब पूरा कॉमन हो जाए तो वहां पर 1 बचता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए +1 कॉमन हो जाएगा। अब दोस्तों y और 1 में क्या कॉमन हो सकता है, तो y को हम लोग लिख सकते हैं y गुणे 1, और 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1। तो दोस्तों इन दोनों में अधिकतम 1 कॉमन हो सकता है, तो 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए +1 कॉमन आएगा। अब दोस्तों ऊपर क्या बचा y, और नीचे क्या बचा 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम लोग +1 लिख देंगे। अब दोस्तों कोष्टक के अंदर समान व्यंजक प्राप्त हो गया, इनको एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो व्यंजक है 2y है, तो 2y को हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों +1 है इस कोष्टक के बाहर, तो +1 लिखकर यहाँ पर कोष्टक बंद कर देंगे। इस दो घात बहुपद के ये दो गुणनखंड हो जाएंगे, और एक गुणनखंड हम लोगों ने गुणनखंड प्रमेय के द्वारा निकाला था, क्या था y - 1। अतः इस यानी चौथे बहुपद के 3 गुणनखंड, पहला क्या होगा y - 1, और दूसरा y + 1, और तीसरा 2y + 1। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमिका का बेसिक। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।